कोणीही निर्णय घेणारे एक सुद्धा मुंबईकर नाही जो बिल्डर मित्र मी सतत बोलत आहे ज्यांनी हे साठलोटं केलं. मी तर ऐकतोय हे बाहेरची एक सिटिझनशिप यांनी घेऊन ठेवली पळायला नंतर. सरकार बदललं तर पळू देणार नाही ना आम्ही. येस, चांगलं झालं तुम्ही तो तुम्ही प्रश्न विचारला, चांगलं झालं. आपण जर त्यावेळेचं उद्धव साहेबांचं प्रेझेंटेशन बघितलं असतं तर त्याच्यात मूळ मुद्दा हाच होता आमचा की 2013ला जसं रेसकोर्सचं लीज संपलंय तसं वेलिंग्टन क्लबचं संपलेलं आहे, CCIचं आधी संपलेलं आहे, मरीन ड्राईव्हच्या जिमखान्याचं संपलंय. आता भीती ही आहे की जसं हे मिंदे सरकार बिल्डर कॉन्ट्रॅक्टर मित्रांना आज रेसकोर्समध्ये घुसवत आहे, उद्या वेलिंग्टन क्लबमध्ये घुसवणार आहेत, CCIमध्ये घुसवणार आहेत, हे पक्क मला कळलेलं आहे. पण आम्ही जे सांगत होतो, आम्ही सेंट्रल पार्क करू, थीम पार्क करू, जे सांगत होतो, आपण प्लॅन जरी बघितला असता त्याच्यात 2 गोष्टी होत्या. एक, रेसिंग जे आहे ते 36 दिवस चालतं मुंबईमध्ये. हे 36 दिवस जर आपण वगळले तर ह्याच RWITCला आम्ही सांगत होतो की तुम्ही खर्च करा, आम्ही सांगणार होतो, आणि तिथे लँडस्केप गार्डन बनवून द्या. बायफर्केट कुठच्याही जागेला करू नका. एखाद्या जागेत भिंती आल्या, बायफर्केशन झालं, विभागणी झाली की ती जागा संपली. आज जे होते तिथे अंडरग्राऊंड कार पार्कचा आता प्रपोजल आलाय, पहिलं होतं क्लब हाऊसचं. म्हणजे मूळ गोष्ट ही आहे की प्रशासक काय बोलतात त्यांनाच माहिती नाहीये. मी आरोप केल्यानंतर ते आता हे नाही, आता ते करू, आता ते नाही, आता आम्ही ते करू, हे असं सगळं चालू आहे प्रकार. म्हणजे प्रत्येक मिनिटाला हे त्यांची काय आता भूमिका घ्यायची हे बदलत आहेत. त्यांना मूळ काय करायचंय हे त्यांना पण माहिती नाही. आम्ही स्पष्टपणे बोलत होतो की तिथे लँडस्केप गार्डन्स करू, मोकळं मैदान आहे, 226 एकर आहे, एक सुद्धा वीट आणि एक सुद्धा इंच कॉन्क्रीटचं तिथे लागू देणार नाही. ही त्यावेळी पण भूमिका होती, आत्ता पण भूमिका आहे. मध्यंतरीच्या काळात जेव्हा आमचं सरकार आलं होतं तेव्हा आपल्याला आठवत असेल कोविडचा काळ होता, चर्चा सुरू झाली, पण स्थानिक आणि दक्षिण मुंबईतले काही लोक आहेत, हजारो लोक जे तिथे जातात, दक्षिण मध्यमधले जे जातात तिथे, तिकडच्या सगळ्या लोकांनी सांगितलं नाही आता तरी काही हात लावू नका. आम्ही लोकांचं ऐकलं होतं. लोकांचं ऐकणं ह्यालाच तर लोकशाही बोलतात. हिंदी में जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था उद्धव ठाकरे जी का कोस्टल रोड, और कोस्टल रोड का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पहला फेज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें लेकर आपने कहा अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा वहां पर दी गई है. उसके बावजूद आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव के पास है, उसका क्रेडिट लेने के लिए ये सरकार की तरफ से कवायद चल रही है, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं PM साहब पे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उनका कहीं पे भी जाना और कुछ भी उद्घाटन करना उनका अधिकार होता है, वो देश के सर्वोच्च नेता होते हैं. लेकिन जो खोके सरकार आप देख रहे हो लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है. हमने बार बार ये विषय लिया था, आप ही के माध्यम से लिया था, प्रेस के माध्यम से लिया था. अगर आपने देखा होगा तो पिछले 1.5 साल में महाराष्ट्र में कई ऐसी सारी चीजें हैं जो बन के तैयार थी लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ था. जो MTHL है, जिसको अभी अटल सेतु ये नाम दिया गया है, वो लगभग 3 या 4 महीनों से बन के पूरा तैयार था, लेकिन चुनाव दूर थे इसलिए उसका उद्घाटन नहीं किया था. दीघा लाइन 9 महीने से तैयार थी लेकिन चुनाव दूर थे तो उद्घाटन नहीं किया था. उड़न लाइन हो, अगर आपने देखा होगा चुनाव नहीं थे तो उसका उद्घाटन नहीं किया था. ये जब मैंने बात की मुझे लगता है 6 तारीख को, तो 12 तारीख को उसका उद्घाटन किया. 6 जनवरी को मैंने बात की थी इसकी. वैसे ही पूना में अगर आप देखें तो हमने एक नया एयरपोर्ट प्रस्तावित किया था, क्योंकि पूना एयरपोर्ट का जो फायदा है पूरे पश्चिम महाराष्ट्र को हो सकता है, उसकी तो बात हो रही नहीं है अब. लेकिन अभी पूना के पुराने एयरपोर्ट में एक नई टर्मिनल की इमारत बन के पूरी तरह से तैयार है. लगभग 5 महीने हुए, उसका उद्घाटन नहीं हुआ. ये सब तैयार होकर भी अगर उद्घाटन महीनों नहीं हो रहा है तो फिर कोस्टल रोड जो पूरा हुआ नहीं है उसकी क्या जल्दी है. और कोस्टल रोड का मैं आपको बता दूं तो कोस्टल रोड वर्ली शिवड़ी कनेक्टर, MTHL और नरीमन पॉइंट कफ परेड कनेक्टर, इसका हमने ट्रैफिक सिमुलेशन किया था. अगर आपने देखा होगा तो MTHL का जब उद्घाटन हुआ है, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट को आने को लगभग अभी पौना घंटा लगता है, क्योंकि जो वर्ली शिवड़ी कनेक्टर है वो पूरा नहीं हुआ है. हमारे समय में और MBA के समय में अगर आपने हमारी टाइमलाइंस देखी होती और हमारे काम करने का तरीका देखा होता तो MTHL सितंबर 2023 में पूरा होता, अक्टूबर में वर्ली शिवड़ी कनेक्टर हो जाता था और दिसंबर 2023 में कोस्टल रोड पूरा हो जाता था. नरीमन पॉइंट कफ परेड कनेक्टर 2024 के अंत में पूरा हो जाता था. लेकिन अगर आपने देखा होगा ये सारी चीजें तो डिले हुई है. नॉर्थ बाउंड कनेक्टर जो MSRDC के पास है और जो मंत्री 7 या 8 साल से अभी ये जो मिंदे सरकार में जो गैंग लीडर है वो चला रहे हैं, वही बने हैं. कितने सालों से डिले हुआ, अभी तो गर्डर भी नहीं चढ़ा हुआ है वहां. तो इनका तरीका जो है काम करने को आता नहीं है और वहां कुर्सी में बैठे हुए हैं. My only contention with the coastal roads inauguration is, firstly, if you see in Maharashtra, there were many more things in Maharashtra which were delayed for inauguration only because the elections were not around the corner. The Atal Setu, the MTHL, was delayed for 5 months only and only because the elections were not around the corner.
The Digha railway station was ready and completed for 9 months, not inaugurated because the elections were not around the corner. Uran line, Pune's new terminal airport, yet not inaugurated. I think Uran line has just been inaugurated. While this is fully ready and not inaugurated because there were elections not around the corner, the coastal road, which is a dream project, fully initiated and almost completed by Uddhav Thakere's government, it is now being half inaugurated by this Khoke Sarkar only and only because elections are around the corner and they want to seek credit for something that is not theirs. The coastal road, the trouble with inaugurating the coastal road half-heartedly is that the coastal road was made with a certain traffic simulation. It has to be, it is not a linear road, it is with complex interchanges. If you see Haji Ali Junction has 8 interchanges. The Breach Candy opening has a complex turning around because of which we had to widen the road there. Everything has happened with a certain traffic planning. Opening it half-heartedly will ruin Mumbai's traffic and especially South Mumbai's traffic. सर ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से आपको लगता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से जब इनॉग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री आए तो एटलीस्ट क्रेडिट के लिए आप लोगों को भी वहां बिल्कुल नहीं, हम क्रेडिट के लिए कभी काम नहीं करते, बट यही बात है कि उद्धव ठाकरे जी जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं और जो है वो ठाकरे गारंटी है कि जो हमने कोस्टल रोड का काम किया था वो दिख रहा है आपको. आपण पाहताय की रेसकोर्स मध्ये देखील आम्ही आहोतच, पण मुख्य गोष्ट ही आहे की भाजप काही का बोलत नाहीये. काँग्रेस आमच्या सोबत आहे, आपण बघताय वर्षाताई सतत बोलत आहेत, राष्ट्रवादी आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून विरोध करतोय, पण भाजप का काही बोलत नाहीये. मिंदे सरकार ठीक आहे, तर पुढचे 20 दिवस आहे हे निवडणूक होईपर्यंत, नंतर VRS आहे, पण भाजपाने एक भूमिका घेतली पाहिजे की त्याचा नक्की रेसकोर्सच्या कॉन्क्रिटीकरणला पाठिंबा आहे की विरोध आहे. I'll repeat everything from Hindi to now English. If you remember on 2nd January 2024, through the media conference, I had broken this news to the people that there have been certain secret meetings of the illegal CM, his builder friend, and 4 members of the RWITC who had tried to build a racecourse clubhouse there on the racecourse, and also as a part of the bribe probably, they wanted to give free 50 life memberships to the Chief Minister, his family, and God knows who all he wanted to please. Now, because of our pressure, the clubhouse plan and the membership plan has been backtracked on. Because of our pressure, the theme park has been backtracked on. But more importantly, there's a catch. Yesterday I saw a couple of celebrities, couple of Mumbaikars, press, rejoicing that there won't be a theme park, but there'll be a central park. That's what the BMC had fed them. But the catch in this still is that the BMC proposes to rebuild the private stables of RWITC with 100 crores of Mumbaikars' money, taxpayers' money. The RWITC has everyone who goes there for racing, for gambling, for whatever, they can build their own stables. It's private horses, private stables. 2, they're proposing, the BMC has proposed an underground car park at the racecourse. The underground car park is not needed because if the BMC's administrator, if he looks into the coastal road plan, which has been our plan, we have executed it through the BMC completely without the help of the center or state. In that plan also, there is a provision for an underground car park for 2,000 cars. So you don't need an underground car park at the racecourse where there are no residents around, no offices around. Thirdly, the BMC has said that they will be resettling a few homes or what they call informal homes or slums from the racecourse's corner into a nearby SRA. Which exactly SRA are you talking about? Because A, the SRA that's next to it has not been started for the last 20 years because of some issues with the SRA authority. 2, they're saying we'll give a builder free additional FSI. This free additional FSI is also going through the Mumbaikars' pockets. Our opposition has made the municipal commissioner backtrack on the clubhouse. Our opposition has made the municipal commissioner backtrack on the theme park. Now our opposition stands firm and clear to the bifurcation of this whole plot. He can take the RWITC out if he wants to, make it entirely a playground, but it has to be a unified land. 2, he cannot make an underground car park to help a certain contractor friend of the illegal CM. 3, he cannot help the builder with people's money. 4, he cannot make the new stables with people's money. That is as clear as that. 2 आठवड्यापूर्वी तुम्ही जेव्हा हा मुद्दा उपस्थित केला होता त्यावेळी सुद्धा भाजपने आक्षेप घेतला होता की जर महापालिकाच त्या ठिकाणी पार्क उभारत असेल तर तुम्ही का कंत्राटबाजाच्या बाजूने बोलत आहात,
की टूलकिट तर नाही असाही त्यांनी आरोप केला होता. त्याची सरकारी चौकशी नाही, मला वाटतं बघा काय आहे ना की भाजपनी एक ऑफिशियल भूमिका सांगावी. इकडे तिकडे बोलणारे त्यांचे खूप झाले, त्यांच्याकडे आमचं कोणीच लक्ष देत नाही. तर बिचारे मग फ्रस्ट्रेट होऊन अजून चिडून आम्हाला शिवाय देतात. त्यांना देऊ द्या. आम्ही मुंबईकरांसाठी बोलतो. भाजपनी अधिकृत प्रेस नोट काढावी की महालक्ष्मी रेसकोर्सवर त्यांची भूमिका काय आहे. कदाचित लोकसभेत आमच्यासमोर त्यांचाच उमेदवार येणार आहे. काय स्पीकर येणार आहे की कोण येणार आहे? उल्लासनगर में फायरिंग हुई है, गणपत राव गायकवाड़ ने फायरिंग किया है, जानलेवा हमला किया है, पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग कर रहे हैं. खुद गृह मंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने इसके जांच के न्यायिक आदेश दे चुके हैं. लेकिन आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं. खुद बीजेपी का जो एमएलए है उसने फायरिंग की है. नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में पहले तो कैबिनेट मीटिंग्स में कितनी लॉ एंड ऑर्डर होती है वो देखना भी ज़रूरी पड़ेगा. लेकिन अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2 साल में महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी है. अगर मैं याद ही निकालूं तो कहाँ से शुरुआत करूं. पहले तो यहाँ के जो माहिम के गद्दार आमदार है, उन्होंने, आपने देखा होगा आप ही के कैमरे में कब्जा हुआ है, पिस्तौल निकाल के गणपति बाप्पा के पूरे प्रोसेशन में पिस्तौल निकाली और मुंबईकर को धमकाया. फिर जाके पुलिस स्टेशन में फायरिंग की. डीसीएम ने उनका साइड ली, कहा कि बंदूक उनकी थी लेकिन फायरिंग उनकी नहीं थी. चलो दिखाओ सीसीटीवी कैमरा. एक्चुअली ये आदमी पे तो यूएपी लगना ज़रूरी था. अगर किसी भी धर्म पे कोई भी या किसी भी आम इंसान पे कोई फायरिंग करने की कोशिश करे, पुलिस स्टेशन में जाके फायरिंग करे, तो टेररिस्ट एक्ट लगाओ. अगर आप हिंदुत्ववादी सरकार हो तो ये तो गणपति बाप्पा के प्रोसेशन पे इन्होंने बंदूक दिखाई है, तो उनको गणपति बाप्पा के मंदिर का भी ट्रस्ट का अध्यक्ष किया. ये कैसा न्याय हुआ. फिर दूसरी बात अगर आप देखें तो कल की जो फायरिंग है वो तो है, लेकिन वो दूसरे कौन है, वो एमएसआरडीसी के ऑफिसर के बच्चे, उन्होंने एक लड़की पे गाड़ी चढ़ाई है. कितने सारे बताएं, दंगे हो रहे हैं, ये सारे हैं. एक आमदार है, उन्होंने तो उनके बच्चे ने किडनैपिंग की है, सीसीटीवी में कब्जा हुआ है, होर्डिंग्स पे दिखते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही. क्योंकि क्यों? पुलिस को विरोधी पक्ष के पीछे लगाया जाता है. 50 को के एकदम होके चिल्लाओ, अब पे पुलिस आएगी. लेकिन उनको कहा है कि सत्ताधारी पक्ष से कोई भी गुंडागर्दी करे तो उनको हम प्रमोशन देंगे, आप कोई एक्शन मत लो. मुख्यमंत्र्यांवर भाजपचे